इफ यू स्टार्ट काउंटिंग तो जुपिटर से 1 2 3 5 7 9 और 11th हाउस में अगर वीनस है तो शादी 100% होगी। मंगल और वीनस जब मिलते हैं तो ज्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहीं कॉमन बैकग्राउंड में मिलेंगे। और हमारे यहाँ सांस्कृतिक तौर पे सेम गोत्र में शादी करना मना है। उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्योंकि जब आप सेम गोत्र में शादी करते हो तो आपके जीन्स डेवलप नहीं होते। आपको कौन कौन से रिश्ते आपके जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला है? जो केतु के साथ कनेक्ट है। जिस हाउस में केतु बैठा है उस हाउस से जुड़ी हुई चीजों का सुख आपको नहीं मिलेगा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति आज वेलकम करती हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। हमने वैसे तो काफ़ी बारे में बात कर रखी है, काफ़ी टॉपिक्स के बारे में, बीएनएन के बारे में, लेकिन आज मैं जो आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए तो खास कर इंटरेस्टिंग है कि आप बीएनएन से कैसे जान सकते हैं कि अपनी शादी की प्रेडिक्शन क्या होगी, कब होगी, कैसे होगी, लव होगी, अरेंज होगी एंड क्या रहेगा आपका फ्यूचर। तो आज जानेंगे हम राजीव सर से। सो वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते सर। जितनी बार आपसे मिलती हूँ उतनी बार एक नई क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि आज सर से क्या बात करने को मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप भी ज्योतिष सीखना शुरू करने वाले हो? ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, जितना आप मुझे बताते हैं, जितना हम एक्चुअली पॉडकास्ट में सीखते हैं, आपसे सीखते हैं, हमारी ऑडियंस सीखती है आपसे, मैं तो पर्सनली उसको घर पर ज़रूर ट्राई करती हूँ। अपने चार्ट्स को देखती हूँ, अपने लव लाइफ या अपनी नॉर्मल लाइफ में, डेली रूटीन में भी उन चीज़ों को अप्लाई करने का ट्राई करती हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इन शॉर्ट, मैं भी आपकी एक स्टूडेंट बन चुकी हूँ। तो आज जो टॉपिक है सर कि शादी कैसे होती है, लाइक आप प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। नॉर्मल ट्रेडिशनल तो चलता ही आया है कि जब हम एस्ट्रोलॉजर के साथ जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास, कि आप अपनी पत्री दिखाते हैं, उसमें वो काफ़ी सारे चार्ट्स को एनालाइज करते हैं, उसके बाद आपकी प्रेडिक्शन करते हैं, कुंडली मिलान होता है। तो बीएनएन कैसे उसमें हेल्प करता है? बीएनएन में शादी के लिए कुछ इक्वेशंस हैं जो देखनी पड़ती हैं। ओके। शादी कई तरह से होती है। अच्छा। कई तरीके से, मतलब ज्योतिष के हिसाब से। एक होती है जो आराम से हो जाती है, एक होती है जिसमें लड़का या लड़की बहुत सारे देखने पड़ते हैं, है ना। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको शादी के लिए। बिल्कुल। और इसको मैं बोलता हूँ चप्पल घिसाई योग। चप्पलें घिस जाती हैं आपके लड़का या लड़की देखते देखते। और तीसरी होती है नॉन ट्रेडिशनल शादी, है ना। व्हाट इज दैट? नॉन ट्रेडिशनल शादी जिसमें घर वाले राजी नहीं होते, भाग की शादी। भाग के शादी करते हैं, है ना, कोर्ट में जाके शादी करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग शादी भी बहुत तरीके से लोग करते हैं। बिल्कुल। आजकल तो लिव इन भी चल पड़ा है, तो वो भी पत्री में देखना पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो वो भी दिखता है? बिल्कुल दिखता है, अच्छे से दिखता है। आपकी मैरिड लाइफ कब शुरू होनी है, मैरिड लाइफ होती क्या है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे आज। बिल्कुल सही। आज हम थोड़ा सा अपने आप को इसी चीज़ पर रखते हैं कि आसान से शादी जो होती है वो कैसे होती है। जी बिल्कुल। ठीक है। तो शादी जो है वो दो लोगों का मिलन है। जी। शादी में लड़का मंगल वीनस में और लड़की वीनस होती है। जी। ठीक है। तो ये दो लोग मिलने वाले हैं। जब ये दो लोग मिलेंगे तो शादी हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है। अब बीएनएन में एक तरीका है लड़के की शादी को देखने का, मैं आज डिस्कस करते हैं। लड़के के चार्ट में अगर आपने शादी देखनी है तो उसके सूत्र क्या है, तो दो सूत्र मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके। पहला सूत्र जो है उसमें कुछ तरीका है देखने का, वो बताता हूँ। लड़के की शादी है, ठीक है। लड़का किसको ढूंढ रहा है? लड़की ढूंढ रहा है। बिल्कुल। तो लड़की कौन सा प्लैनेट है? वीनस है। वीनस। तो जुपिटर से वीनस को मिलना ओह। है ना। तो मिलने की इक्वेशन क्या है? मिलने की इक्वेशन है, इफ यू स्टार्ट काउंटिंग तो जुपिटर से 1 2 3 5 7 9 और 11th हाउस में अगर वीनस है तो शादी 100% होगी। अच्छा। तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि ये शादी का प्रॉमिस है या नहीं है। ठीक है।
लड़के के चार्ट में जुपिटर से भी देख सकते हैं और मंगल से भी देख सकते हैं। ओके। लेकिन जब मंगल से देखेंगे तो बीएनएन की जो युतियां हैं उन्हीं में देखेंगे। अच्छा। बीएनएन में युतियां इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि युतियां में सबसे इम्पोर्टेंट युति जो है वो है ट्राइन की युति। ट्राइन की युति का मतलब हो गया 159 आपके चार्ट में जहाँ पे भी लिखा है, 2 6 10 दूसरा ट्राइन हो गया, 3 7 11 तीसरा ट्राइन हो गया, 4 8 12 चौथा ट्राइन हो गया। ठीक है, तो इन चारों ट्राइन में से किसी एक ट्राइन में मंगल और वीनस एक साथ बैठे तो भी शादी का प्रॉमिस है कि शादी होगी ज़रूर। अच्छा। ठीक है, क्योंकि जुपिटर ने वीनस को मिल लिया चार्ट में तो लाइफ में भी मिल जाएगी। मंगल ने वीनस को देख लिया तो भी लाइफ में मंगल वीनस को मिल ही जाएगा। ओके। मंगल और वीनस जब मिलते हैं तो ज़्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहीं कॉमन बैकग्राउंड में मिलेंगे, कोई ना कोई इनके मिलने का कॉमन बेस होगा। जैसे मान लीजिए लड़का और लड़की एक ही सिटी में रहते हैं, एक ही कॉलेज के पढ़े हैं, चाहे बेशक एक दूसरे को जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन सेम कॉलेज में पढ़े हुए हैं, सेम जिम में एक्सरसाइज करने जाते थे, ठीक है, सेम एरिया में रहते हैं, कुछ ना कुछ उनका सेम होगा। तो ये लव मैरिज को भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है? हाँ, लेकिन हमेशा लव मैरिज हो ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा। ठीक है, लेकिन दे मस्ट बी नोन टू ईच अदर और देयर फैमिली में बी नोन टू ईच अदर। कुछ ना कुछ दोनों घरों में, दोनों फैमिलीज में कॉमन होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको। बिल्कुल। मंगल और वीनस अगर सेम ट्राइन में हैं तो ये दोनों लोग एक दूसरे को जानते हैं। ओके। या दोनों के परिवार एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, अब कई बार लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि सर हमारा तो बिल्कुल ही कम्प्लीटली अरेंज मैरिज था, हमारे में से तो कोई एक दूसरे को नहीं जानता था। तो आप अगर कहीं 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पीछे जाके मिलोगे ना तो ये कॉमन बैकग्राउंड निकल आएगा। अच्छा। बिल्कुल। तो ये हमारे एंसेस्ट्रल्स के जैसे कोई कॉमन सेम गोत्र होगा। ओह। अगर मंगल वीनस सेम युति में है और आपको, क्योंकि हमारा विजन तो बहुत छोटा है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ आपके पिताजी कितने भाई थे, आपको पता है, आपके दादाजी कितने भाई थे, हो सकता है आपको पता हो जी, लेकिन आपके परदादा जी कितने भाई बहन थे आपको नहीं पता होगा। हाँ। है ना, और उनके दादाजी का क्या था, कितने भाई बहन थे आपको नहीं पता होगा। लेकिन क्या वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते? बिल्कुल करते। कहीं ना कहीं तो वो भी रह रहे होंगे ना। तो जो रह रहे हैं वो इसी शहर में कहीं और कहीं तो कहीं ना कहीं रह रहे हैं ना। और हम लोग तो क्या करते हैं, ढूंढते किस में हैं, हमारी बिरादरी में हो, हमारी जात में हो, हम ऐसे ही रिश्ते ढूंढते हैं ना। तो जब ये ढूंढते हो तो कहीं ना कहीं आपकी सेम गोत्र में अगर शादी हो रही है तो मंगल और वीनस आपको सेम ट्राइन में मिलेंगे। ओके। तो आप तो ये बोलोगे कि जी हमारा तो आपस में कोई जान पहचान नहीं थी शादी से पहले, लव मैरिज की तो बात ही छोड़ दो, है ना। जी। लेकिन जब आप चार्ट देखोगे तो आपको पता लगेगा यू बिलोंग्स टू द सेम गोत्र। और हमारे यहाँ सांस्कृतिक तौर पे सेम गोत्र में शादी करना मना है। उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं साइंटिफिकली, क्योंकि जब आप सेम गोत्र में शादी करते हो तो आपके जीन्स डेवलप नहीं होते। जब दूसरे गोत्र से शादी करते हो तो कुछ उसकी बुराइयां आप में आती हैं, कुछ आपकी बुराइयां उसमें जाती हैं, या एक दूसरे को कंट्रोल करती हैं। और कुछ उसके गुण इधर आते हैं, कुछ आपके गुण अच्छे वाले उधर जाते हैं, तो कुछ अच्छे कुछ बुरे, सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच होती हैं। तो प्रकृति जो अपने आप को और अच्छे से डेवलप करती है, चाहे वो हमारा ब्रेन हो, चाहे वो बाकी चीज़ें हों, उनको डेवलप करने का तरीका क्या है कि वो कहीं ना कहीं से एक्सचेंज होते रहे। एक बेटर ब्रीड एक लेस बेटर ब्रीड से कनेक्ट करे तो जो लेसर ब्रीड है वो थोड़ा इम्प्रूव कर जाएगी, है ना। ये तो साइंस भी बोलता है। तो इसीलिए सेम गोत्र में हमारे यहाँ शास्त्रों में शादी करना मना था। अच्छा। उसका रीज़न यही था, अगर आप सेम गोत्र में शादी करते जाओगे तो आपकी जो ब्रीड चल रही है, आपकी जो नस्ल चल रही है, वो नस्ल अगर मान लीजिए बौद्धिक तौर पे कमज़ोर है तो धीरे 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 वो और कमज़ोर होती जाएगी। ओके। ठीक है, बहुत सी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनमें सेम जात, सेम गोत्र तो छोड़ो, सेम फैमिली में भी, सिबलिंग्स में, कजन्स में भी शादियाँ हो जाती हैं।
वहाँ पे उन जनरेशन्स में उन समाजों में आपको हमेशा ये चीज़ें लॉस में जाती हुई दिखेंगी। डेवलपमेंट जो है वो होने के बजाय उल्टा खराब होना चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ओके। तो जनरेशनल, ये तो साइंटिफिक है, साइंस भी यही बोलता है कि क्रॉस ब्रीडिंग से हमेशा एक अच्छी नस्ल तैयार होती है। हम भी ऐसे ही करें, उसके लिए हमारे को ये बताया गया था कि सेम गोत्र में शादी नहीं करनी। मेरा एक जानकार थे हरिद्वार में, आपको पता है हमारी पूरी जनरेशन्स के बारे में लिखा होता है, बही खाता लिखा होता है ना। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए एक बार मैं और मेरा भाई है, हम दोनों गए थे हरिद्वार। तो वहाँ पे हमने अपनी 10 जनरेशन लिख के लेके आए, क्योंकि टेस्ट करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली। तो वो 10 जनरेशन का जब हमें पता लगा पीछे की, तो पता लगा कि आधी से ज़्यादा दिल्ली में तो हमारी जनरेशन के लोग पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से एड्रेस पे रह रहे हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, है ना। सबके साथ ऐसा होगा, सिर्फ मेरे साथ थोड़ी है। एग्जैक्टली। अब हमारी घरों में 2 शादियां हो रही हैं 2 लोगों की, ठीक है, और मंगल और वीनस सेम ट्राइन में है। तो उन्हीं में से कोई आ जाएगा जो दूर 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 के रिश्ते में कहीं ना कहीं भाई बहन जैसे होंगे कि नहीं होंगे? नेचुरल है ना। बिल्कुल सही। यही वजह है जो हमारे शास्त्रों में सेम गोत्र में शादी करना मना किया गया। मैंने 1-2 केसेस ऐसे भी फाइंड आउट किए जिनमें जो 2 पीढ़ी 3 पीछे पीढ़ी गए तो पता लग गया कि हाँ दोनों भाई बहन हैं, लेकिन इस जन्म में उनकी लव मैरिज हुई है, ऐसा भी देखने को मिला। तो पत्री में जब डिटेलिंग में जाओगे, ऊपर ऊपर से जब देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती, लेकिन जब आप थोड़ा रिसर्च करोगे, थोड़ा डीप इनसाइड जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। अब इतनी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। तो मंगल और वीनस जब भी युति में होंगे तो आपका गोत्र सेम होगा। एक दूसरी बात और कही जाती है, अब इसको टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है तो मैं इसलिए इसको अवॉइड करता हूँ कहने से, लेकिन फिर भी कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, भृगुनंदी नाड़ी में ऐसा भृगु ऋषि ने लिखा है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि अगर किसी का मंगल और वीनस सेम ट्राइन में है तो वो ये बोलते हैं कि ये पिछले जन्म के पति पत्नी हैं जो दोबारा इस जन्म में मिले हैं। अच्छा। जोड़ा रिपीट हो रहा है, तो ये भी बोला जाता है। लेकिन अब इस चीज़ को टेस्ट करना बहुत मुश्किल है। बाकी सारी चीज़ें तो फिर भी आप टेस्ट कर सकते हो, 2 जनरेशन, 4 जनरेशन, 5 जनरेशन पीछे जाके आप खुदा खादी कर सकते हो, है ना। अगर आप मेहनत करोगे तो ये कर लोगे। बिल्कुल सही। लेकिन पिछले जन्म में नहीं जा सकते, और वो थोड़ा सा ग्रे एरिया है। जो कोई कहेगा कि हम मानते हैं, कोई कहेगा हम नहीं मानते हैं, तो उसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये कहा जाता है। Okay. ठीक है। तो जुपिटर से वीनस 1 2 3 5 7 9 11 में होगा तो लड़के की शादी 100% होगी। ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी इक्वेशन जो है, मंगल और वीनस आपस में युति में है, बीएनएन की जो युतियां हैं उनमें वैदिक की दृष्टियां मत लगाइएगा। Okay. क्योंकि कुछ लोग देख रहे होंगे तो वो वैदिक वाले देखने लग जाएंगे, मंगल की 3री दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि, वो सब दृष्टियां हमारे में नहीं होती वैदिक वाली। हम अपनी बीएनएन की युतियों के हिसाब से देखते हैं। तो बीएनएन की युतियों में अगर मंगल और वीनस की युति है तो शादी जरूर होगी। ओके। तो बेसिकली मुझे ये जानना है, जैसे हम वैदिक में देखते हैं कि अलग अलग 9-12 भाव होते हैं अलग अलग, और उनके अलग अलग प्लैनेट्स के प्रभाव रहते हैं, तो बीएनएन में भी ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं? नहीं, हमारा तरीका ही बिल्कुल अलग है। जैसे वैदिक में, मैंने वैदिक भी शुरू तो मेरी भी वैदिक से ही हुई थी यात्रा। वैदिक में आप 7th हाउस से शादी को देखते हो, हम हाउस से नहीं देखते, हम सिर्फ मंगल और वीनस से देखते हैं। हम हाउसेस के बजाय प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं। वैदिक में हाउसेस को स्टडी किया जाता है। अच्छा। ठीक है। अब हस्बैंड मंगल है, कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होगा कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था जो छोटा भाई होता है वो मंगल होता है ना, और शादी के बाद हस्बैंड मंगल हो जाता है। तो ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो भृगु ऋषि ने कहा हुआ है। अच्छा, ये क्यों है ऐसा, थोड़ा सा इसको भी समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। क्योंकि लोग कमेंट करते हैं तो फिर उन्होंने जितना पढ़ा है किताबों में उनको उतना ही पता है, उससे ज़्यादा उनको आता भी नहीं है। उनको भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। होता क्या है, पहले आप मंगल का कैरेक्टर समझिए। बिल्कुल सही। मंगल का कैरेक्टर जो है वो है प्रोटेक्टर का। मंगल आपको प्रोटेक्शन देता है।
कहीं सड़क पे झगड़ा फसाद हो जाए, आप किसको बुलाते हो? पुलिस को बुलाते हो। बिल्कुल सही। तो पुलिस कौन है? मंगल है। ठीक है। देश के ऊपर बॉर्डर पे कोई लफड़ा झगड़ा हो जाता है, कोई इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, तो हम किसको बुलाते हैं? आर्मी को बुलाते हैं। आर्मी क्या है? मंगल है। तो मंगल बेसिकली प्रोटेक्टर है। वो हस्बैंड नहीं है, वो भाई नहीं है, वो पुलिस नहीं है, वो बहुत कुछ है। ठीक है। तो शादी से पहले लड़की की रक्षा कौन करता है? भाई करता है। तो भाई क्या बोलता है? मैं बहन की रक्षा करूंगा। इसलिए शादी से पहले भाई मंगल होता है। ठीक है। शादी के बाद हमारे समाज में जो चल रहा है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। वो कोई लड़की कहे जी मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो वो बात अलग है, आजकल ऐसा भी होने लग गया है। लेकिन सामाजिक तौर पे लड़की जब वाइफ बन के जाती है तो हस्बैंड से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वाइफ के ऊपर किसी भी तरह की कोई परेशानी आएगी तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। बिल्कुल सही। ठीक है। तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप ऑफ समझिए आप है। ठीक है। तो मंगल इज ऑलवेज अ प्रोटेक्टर। मंगल बहुत सारी चीज़ों को बताता है। तो शादी से पहले वो भाई क्यों है, शादी के बाद हस्बैंड क्यों है। अब आपको लॉजिक समझ में आ गया। अगर भृगु ऋषि ने लिखा है तो मैंने तो लिखा नहीं, है ना। तो भृगु ऋषि ने ऐसे ही तो नहीं लिख दिया होगा, उन्होंने कुछ समझा होगा तभी तो। अब आपको समझ में नहीं आता या किसी को समझ में नहीं आता तो ढूंढे, बजाय कि इधर उधर की बात करने के। ऋषियों ने लिखा है, गलत थोड़ी लिखा है। तो इस तरीके से शादी में मंगल और वीनस को हम देखते हैं। अब कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि मुझे शादी नहीं करनी। तो जिस लड़की के चार्ट में या जिस लड़के के चार्ट में भी मान लीजिए वीनस अगर केतु से कनेक्ट है तो वो लड़की शादी नहीं करना चाहेगी। अच्छा। ठीक है। स्पेशली अगर वीनस से अगले घर में केतु है तो वो एक अच्छे समय तक, जब उसकी शादी की उम्र हो जाएगी तब भी वो एक अच्छे समय तक ये कहती रहेगी कि मुझे शादी नहीं करनी। क्योंकि वीनस को आगे केतु मिल रहा है। तो केतु सेपरेटिव प्लैनेट है। ठीक है। केतु अलगाव करता है, हर चीज से कहता है छोड़ दे, मोह माया छोड़ दे। कौन कहता है? केतु कहता है। तो शादी तो है ही मोह माया। एग्जैक्टली। है ना। शादी होंगे, बच्चे होंगे, तुम उनके लिए अपनी जिंदगी पूरी लगा दोगे, फिर वो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, है ना। यही सब होता ही है। बिल्कुल। तो केतु जो है वो कहता है देखो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ ये सब मोह माया है, इसको छोड़ दो। तो वीनस लड़की जो है उसको केतु दिख रहा है, तो वो एक बहुत लंबे समय तक मना करेगी कि शादी नहीं करनी। ठीक है। अगर वीनस के सेम ट्राइन में केतु हो तो भी ये पॉसिबल है कि वो बोले कि मुझे शादी नहीं करनी। ऐसे में शादी अक्सर अटक के होती है, डिले होती है। लेकिन केतु जो है ना वो कहता है अगर ऐसे बच्चे की शादी करानी है जिसके वीनस के ट्राइन में केतु है या वीनस से नेक्स्ट हाउस में केतु है, अगर आपने इस बच्चे की शादी करानी है तो इसको सिलाई कढ़ाई बुनाई, है ना, फैशन डिज़ाइनिंग, हाथ में कैंची पकड़ा दो, टेलरिंग, हेयर कटिंग, पेंटिंग, ये सब केतु के काम है। अच्छा। क्रोशिया, ये सब केतु के काम है। ठीक है। पुराने ज़माने में याद है आपको ऐसे ही होता था कि लड़की से पूछते थे जी क्या आता है, तो बोलते थे जी सिलाई कढ़ाई आती है ना। एक वो असेंशियल मान लिया जाता था कि भाई लड़की है तो इसको सिलाई कढ़ाई आनी ही चाहिए। एग्जैक्टली। वो असल में किसी पंडित जी की बताई हुई कोई रेमेडी होगी जो कॉमन हो गई। किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही होगी, पंडित जी ने कहा जी सिलाई कढ़ाई इसको सिखा दो, तो उसने सिलाई कढ़ाई कराई, शादी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसने केतु का काम पकड़ लिया। केतु क्या कहता है? हर प्लैनेट का यही है। केतु क्या कहता है कि आई एम कनेक्टेड विद द वीनस, तो वीनस को मैं मैसेज देता रहूंगा कि मोह माया है छोड़ दे, मोह माया है छोड़ दे। ठीक है। अब इसको शादी के बाधा के रूप में भी आप समझ सकते हो कि भाई ये शादी नहीं हो रही, वो जब भी रिश्ते की बात चलेगी कहीं ना कहीं बात अटक जाएगी। अब आपको शादी के लिए किसी को रेमेडी देनी है, तो आप में से जो अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनकी बेटी के चार्ट में वीनस के साथ, मतलब अगर वीनस फर्स्ट हाउस में है तो 5वें और 9वें में, सेकेंड हाउस में है तो 6ठे और 10वें में, तीसरे हाउस में है तो 7 और 11 में, चौथे घर में है तो 8 और 12 में, या इन ट्राइन में कहीं पे भी वीनस और केतु आपस में मिलते हों या वीनस के आगे केतु हो,
तो आप अपनी बेटी को सिलाई, कढ़ाई, कताई, क्रोशिया, हेयर कटिंग कुछ भी सिखा दो, कोई भी केतु का काम सिखाने लग जाओ, 3 से 6 महीने में उसकी शादी हो जाएगी। अच्छा। ये उपाय हो गया। क्योंकि आपने क्या किया, आपने केतु को इस्तेमाल कर लिया। केतु कहता है या तो तुम मुझे इस्तेमाल करो, नहीं तो मैं खुद अपना जो रिजल्ट देना है वो दे दूंगा। ठीक है, तो केतु ने वो रेमेडी कर ली, या तो आप केतु की रेमेडी कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से शादी का प्रॉमिस हम देख सकते हैं। तो बेसिकली सर एक शादी में योग आता है मांगलिक दोष, मंगल भारी होता है, या कहते हैं आप मांगलिक दोष है, तो इसमें जो मैरिज की प्रेडिक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती हैं। बीएनएन में भी ऐसा कुछ होता है? देखिए, किसी भी चीज़ को ना हम लोग बिल्कुल जैसा किसी ने बता दिया बस वैसे ही समझ लेते हैं, उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं करना चाहता। असल में दिक्कत क्या होती है, जब आप रिसर्च करते हो और अपनी कुछ आउटकम दिखाते हो लोगों को, तो कॉन्ट्रडिक्शंस होने लग जाती हैं। एग्जैक्टली। तो हर पंडित जी जो हैं वो प्रिडिक्शन के समय में कंट्रोवर्सी से बचना चाहते हैं। मांगलिक है, नॉन मांगलिक है, इसका असल में लॉजिक क्या है, एग्जैक्टली। असल में इसका रीज़न क्या है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर 7th हाउस में मंगल बैठा है तो आप उसको बोलते हो ये हार्डकोर मांगलिक है। ये है क्या मंगल? मंगल आपकी देह है, आपकी बॉडी है। ठीक है, और शादी जो है वो फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। बिल्कुल। तो जहाँ पे मंगल इन्वॉल्व हो जाएगा वहाँ पे एक दूसरे की बॉडी पसंद नहीं आएगी। ओके। तो वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं करेंगे, मन नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो वो बोलते हैं कि जी दोनों के बीच में गैप आ गया, दरार आ गई, सोच में फ़र्क आ गया। असल में रीज़न उसका ये होगा, अगर 7th हाउस का मंगल है तो। ओके। 2nd हाउस का मंगल है तो जिसका 2nd हाउस में मंगल है उसकी वाणी ऐसी हो जाएगी कि वो यार इससे ना बात करने का मज़ा नहीं आता, जब देखो लड़ने को दौड़ती है या जब देखो लड़ने को दौड़ता है, दोनों में, है ना। क्योंकि 2nd हाउस क्या है, बोली का है। कोई भी इंसान किसी से भी जब प्यार करता है तो सबसे पहले उसकी बोली मीठी हो जाती है ना। आप अपने जिससे भी प्यार करते हो आप उससे ज़्यादा बड़े प्यार से बोलते हो। बिल्कुल। अब जिसके 2nd हाउस में मंगल बैठ गया वो प्यार से तो बोलेगा नहीं, तो रिलेशनशिप अपने आप ही स्पॉइल हो जाएगी। एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो मंगल दोष को मंगल दोष मान के एकदम से साइड में कर देना गलत है। मंगल दोष है कुछ और, एक दूसरे की लाइक डिसलाइक का सवाल है, और हस्बैंड वाइफ में आपस के रिलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे इम्पैक्ट डालता है। लेकिन अगर 2nd हाउस का मंगल है तो वहाँ पे नहीं डालेगा, वाणी में डाल देगा, है ना। तो मंगल दोष को सही तरीके से समझिए। ये जो बोलते हैं ना कि जी एक की डेथ हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब 100 में 2 लोगों का तो होता ही होगा ना, इसमें तो कुछ नया नहीं है। 100 में 2 लोगों का तो होगा ही होगा, लेकिन 100 में से 80 लोगों का ठीक चल रहा है और 20 लोगों का खराब चल रहा है, तो आप खराब वाले को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे या अच्छे वालों को? अच्छे वालों को। तो 80% रिश्ते मंगल मिलने के ना मिलने के बावजूद भी हिंदुस्तान में अच्छे चलते थे। अब ज़माना थोड़ा सा बदल गया। अब अगर आपस में प्यार से नहीं बोलते तो हमारे पास एक रास्ता है कि चलो तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊँ। एग्जैक्टली। डिवोर्स का कॉम्बिनेशन है ना। लेकिन मंगल डिवोर्स नहीं कराएगा। मंगल की वजह से वाणी खराब हो सकती है, एक दूसरे के साथ अच्छा ना लगे, ये हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन मंगल डिवोर्स नहीं कराएगा। डिवोर्स का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ केतु है। अच्छा। आपकी पत्री में एक प्लैनेट जो कसम खा के बैठा है कि जो मैं किसी को किसी के साथ जुड़ने नहीं दूंगा, जीने नहीं दूंगा, किसी को 2 लोगों को प्यार नहीं करने दूंगा, इसकी इससे बनने नहीं दूंगा। वो कहते हैं ना हर फिल्म में एक विलन होता है। तो जो ज्योतिष में विलन है केतु है। वो केतु है। वो क्यों है? केतु कहता है कि देखो भाई, तुम जिन लोगों से जुड़े हुए हो ना, ये मोह माया है। और केतु क्या कहता है? मोह माया का त्याग करो, है ना। केतु तो मोक्षकारी ग्रह है ना, तो कहता है इनसे मोक्ष पाले, उनसे मोक्ष पाले। आपकी पत्री में केतु जितने ग्रहों से जुड़ा होगा वो ग्रह आपको जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफ देंगे। वो उनसे सेपरेट कर देगा उन्हें। वो कहेगा इनके साथ मत जुड़। ठीक है, आप कहोगे नहीं मुझे तो जुड़ना है, तो कहेगा देख इसी से गाली पड़वाऊंगा तुझे। ऐसे ही होगा ना। बिल्कुल। तो आप जिसके साथ ज्यादा कनेक्ट होगे, ज्यादा अटैच होगे,
और वो आपको अब्यूज करेगा, गाली देगा, आपको दूर भगाएगा, आपके साथ कुछ बुरा करेगा, तो आपको सबसे ज्यादा बुरा लगेगा। तो केतु अकेला एक प्लैनेट है जो कहता है देखो भाई, मैं हूं पत्री में और मैं इसके साथ कनेक्ट हूं, उसके साथ कनेक्ट हूं, तो ये दो रिश्ते तू छोड़ दे। आप बोलोगे कैसे कैसे छोड़ दूं? एक मेरा कोई भाई है, कोई मेरी बीवी है, कोई मेरा बेटा है ना, सब बिल्कुल प्लैनेट है तो रिश्ते ही है ना सारे। और केतु महाराज कहते हैं जी इनको छोड़ दो। आप कहोगे नहीं नहीं, मैं इनको तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इनको सबसे ज्यादा चाहता हूँ। तो कहेगा अच्छा ठीक है, फिर मैं इन्हीं लोगों से तुझे लात पड़वाता हूँ। आपको सबसे ज्यादा दुख यही लोग जीवन में देंगे जो केतु के साथ कनेक्ट है। सही बात। एक मेरे पास पत्री नहीं है, अब कोई मांग ले तो मैं कह नहीं सकता कुछ, लेकिन पत्री से अगर प्रिडिक्शन होती है तो प्रिडिक्शन से पत्री भी समझ में आनी चाहिए ना। रिवर्स इंजीनियरिंग तो सब जगह होती है। बिल्कुल सही। अब जैसे तुलसीदास जी क्या हम लोगों को स्टोरी पता है कि वो अपनी पत्नी प्रेम में बहुत पागल थे, और वो मायके जब उनकी पत्नी गई तो वो पीछे पीछे भागते भागते बारिश आंधी तूफान में अपने बीवी के मायके या अपने ससुराल वो पहुंच गए। और वहाँ पे उनकी पत्नी ने उनको झाड़ लगाई कि जितना प्रेम तुम मेरे से करते हो, इतना प्रेम तुमने राम से किया होता तो कुछ पा जाते। तो दो चीज़ें इसमें क्लियर आ रही हैं कि एक, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। आंधी तूफान बारिश में, सोचो आज से 400-500 साल पहले जब वो आए थे, उनका समय जब था, तो आंधी तूफान बारिश में वो अपना घर बार छोड़ के बीवी के पीछे पीछे मायके तक पहुंच गए, है ना। तो इसका मतलब है पत्नी से प्रेम बहुत था। बिल्कुल। और पत्नी से डांट भी पड़ी। केतु पत्नी ने कहा जितना प्रेम मेरे से करते हो उतना राम जी से करते। तो केतु ने पत्नी से जो काटा और जो राम जी से जोड़ा, तो तुलसीदास जी ने पूरी रामायण लिख डाली। बिल्कुल। जबकि वो ना तो राइटर थे, है ना वो पंडित थे, ना उनको संस्कृत आती थी। रामचरितमानस जो तुलसी रचित है वो उसमें नहीं है, संस्कृत में नहीं है, अवधी में है, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले थे। अपनी ही लैंग्वेज में उन्होंने लिखी, ठीक है। और वीनस केतु, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, केतु एक स्किल है। तुलसीदास जी में स्किल थी तो उन्होंने रामचरितमानस लिखी, ठीक है। दूसरी जो एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, रामायण का जो मंचन है पहली बार तुलसीदास जी ने शुरू किया था। अच्छा। कैसे? जो आज भी हमारे गली गली घरों घरों में होती है, इलाके इलाकों में, वो है रामलीला। बिल्कुल। तो रामलीला का प्रारंभ, रामलीला की शुरुआत तुलसीदास जी ने करी थी। अच्छा। और उस जमाने में जो थर्ड हाउस ज्योतिष का देखा जाता है, वो देखा जाता है टीवी का। जैसे आजकल हम टीवी सीरियल्स देखते हैं, है ना, तो टीवी सीरियल्स थर्ड हाउस है। ओके। मूवी फिफ्थ हाउस है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टार्स जो है, फिल्म स्टार्स, वो फिल्मों में सक्सेस होते हैं, टीवी पे नहीं होते। कुछ टीवी पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, फिल्मों में जाके फ्लॉप हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो डिपेंड करता है कि उनका थर्ड हाउस ज़्यादा स्ट्रांग है कि फिफ्थ हाउस ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके। ठीक है। तो हर आदमी, अब कपिल शर्मा को देख लीजिए, टीवी पे सुपर हिट है, फिल्मों में जीरो है, वहाँ नहीं चलती बात। क्यों? आपका थर्ड हाउस स्ट्रांग है, ठीक है। अमिताभ बच्चन थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग है, तो उन्होंने शुरुआत अपनी किससे की? ऑल इंडिया रेडियो से करी। अब आज के ज़माने में ऑल इंडिया रेडियो, और उस ज़माने और टीवी सीरियल्स में क्या आता है? टीवी में सीरियल्स आते हैं ना। बिल्कुल। तो ये सास बहू टाइप सीरियल जितने चलते हैं सारे, ये सीरियल है ना। लेकिन दुनिया का पहला टीवी सीरियल या सीरियल कौन सा था? रेडियो। रामलीला। रामलीला ही तो शुरू की थी तुलसीदास जी ने। पूरा रामचरितमानस उसमें स्टेज पे जाके पिक्चराइज होता है नहीं होता? जी जी। परफॉर्म होता है नहीं होता? एग्जैक्टली। तो वो सीरीज है कि नहीं है? बिल्कुल है। रामलीला अपने आप में एक टीवी सीरीज है कि नहीं है? अब उस जमाने में कैमरा नहीं होते थे, स्टूडियो नहीं होते थे, तो उस जमाने में जो होता था वो उस जमाने के हिसाब से हुआ। एग्जैक्टली। बाद में फिर हमारे यहाँ रामचरितमानस पे पूरी वो सीरियल बना, टीवी सीरियल बना, है ना। तो जो भी सीरीज है वो थर्ड हाउस से आती है। ओके। तो तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से बहुत प्यार था, पत्नी से सुनने को मिला तो राम के हो गए। जी। केतु यही करता है, केतु का यही काम है।
रिश्तों से तोड़कर भगवान से जोड़ना। मोक्ष पाना। रिश्तों से तकलीफ मिलेगी तब आप चाहोगे यार जाने दो यार, अब इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता मैं, है ना। और आपको कौन कौन से रिश्ते आपके जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाले हैं? जो केतु के साथ कनेक्ट है। जिस हाउस में केतु बैठा है उस हाउस से जुड़ी हुई चीजों का सुख आपको नहीं मिलेगा। ओके। और जब तक आप में उस सुख को चाहने की इच्छा बहुत ज्यादा होगी कि मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए, वो नहीं मिलेगा। केतु उल्टा चलता है, बोला जिस दिन तक तुम मुझे चाहते रहोगे मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, जिस दिन तुम मुझे छोड़ दोगे फिर मैं तुम्हारे पीछे पीछे होऊंगा। वीनस और केतु का जो कॉम्बिनेशन होता है, वीनस पैसे को भी बताता है ना। तो जब वीनस और केतु का कॉम्बिनेशन एक्टिवेट होता है तो आपको बताता हूँ, केतु क्या बोलता है, पैसे को छोड़ दे। जिसके साथ कनेक्ट है उसको छोड़ने की बात करेगा, है ना। तो वीनस कहता है पैसे को छोड़ दे। आदमी जितना हाई पैसा करेगा उतना केतु उसको तंग करेगा, पैसे पैसे को तरसा देगा। लेकिन जैसे ही वो इंसान पैसे को इतना ज़्यादा हाई नहीं करना शुरू कर दे, पैसे से अपने अटैचमेंट खत्म कर दे, तो ये आपको मल्टी ट्रिलियनर बनाता है, मल्टी मिलियनर नहीं बनाता। अच्छा। जितने भी इस धरती पे बहुत पैसे वाले लोग हैं वो दो ही हैं, दो तरह के हैं, जिनको या तो राहु बनाता है या जिनको केतु बनाता है। अच्छा। जिसको राहु बनाता है वो होते हैं मल्टी मिलियनर, ठीक है। लेकिन जिनको केतु बनाता है ना उनको मिलियनर नहीं बनाता, ट्रिलियनर, उनको ट्रिलियनर बनाता है। अच्छा। वो कहता है बस तू मेरे पीछे मत पड़, फिर मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा। केतु की ये कहानी है। आपने केतु को जुड़ी हुई चीजों को पकड़ा, वो चीजें आपको तंग कर मारेंगी। पैसा होगा तो पैसा तंग करेगा, बीवी होगी बीवी तंग करेगी, ठीक है, जिस रिश्ते के साथ भी जुड़ जाए। बिल्कुल सही। लेकिन अगर आपने उनसे अपनी डिटैचमेंट कर ली कि ठीक है यार तुम हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो आपके पीछे पीछे आएंगे। तो सर अगर हम BNN की बात करें तो BNN में हम लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, ये चीजें भी पता कर सकते हैं? लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अच्छा, सब पढ़ते हैं हम। ये भी पता चलता है? बिल्कुल साफ साफ पता लगता है, कितनी बार तो पता लग जाता है। अब तो हालत ये हो गई है कि अगर मैं कंसल्टेशन करता हूँ ना तो जो लोग मुझे जानते हैं वो पहले ही कह देते हैं कि सर वो है, बस आप उसके बारे में मत बोलो, ऐसे ही बता दो बस। तो उसमें लव मैरिज है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कब है, सब पढ़ाते हैं। अच्छा। क्लास में सब टॉपिक कवर होते हैं। तो अगर किसी को BNN के बारे में, इन सब के बारे में सीखना हो, जानना हो, तो वो कैसे आपको कनेक्ट कर सकते हैं? हमारे बैचेस शुरू होते रहते हैं अक्सर। अगर आपको सीखना है तो astrorajiv.com साइट पे जाइए, आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। ओके। ठीक है। दूसरा तरीका है, आप व्हाट्सएप की हमारी कम्युनिटी है, उसका भी astrorajiv.com पे लिंक दिया हुआ है, तो कम्युनिटी में जुड़ जाइए, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। टाइम टू टाइम कभी कभी हम फ्री सेशंस भी करते हैं, ओपन सेशन जिसको मैं बोलता हूँ, उसमें कोई भी आ सकता है। तो जो हमारा कम्युनिटी लिंक है, व्हाट्सएप का कम्युनिटी लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। तो जब भी हमारे फ्री सेशन, ओपन सेशंस होंगे, यू विल गेट जूम इन्विटेशन और आप क्लास आके ज्वाइन कर सकते हैं। कभी कभी हम लोगों के क्वेरी कंसर्न्स भी देख लेते हैं, बट नॉट वेरी रेगुलरली, इतना टाइम होता नहीं। और दूसरा हमारा जो नंबर है 9911554111, उस पर एक व्हाट्सएप पे आप हेलो मैसेज भेजिए, तो वो चैटबॉट है, उस पर कोई इंडिविजुअल बैठ के आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन वो चैटबॉट है, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन, पेमेंट लिंक्स, ग्रुप वगैरह सब कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। बेस्ट सोर्स है astrorajiv.com। ओके। तो अगर किसी को आपको कनेक्ट करना होगा तो प्लीज़ आप ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रहेगी आपके लिए, तो आप इन चीज़ को नोट करें। तो सर अगर हम बात करें, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, तो अब आपने लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, ये तो बता दिया कि BNN से पता चल जाता है। अब ये जो हमारी कंपैटिबिलिटी है कि हमारे पार्टनर के साथ क्या हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, क्या ये भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं BNN के थ्रू? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया, मैं आपको एक इसका आंसर देता हूँ। ओके। एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है मैच मेकिंग की, है ना।
मैच मेकिंग कराते हैं हम कि भाई लड़का कैसा होगा, लड़की कैसी होगी, इनकी आपस में कैसी निभेगी, कैसी बनेगी। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अगर एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ पता लगता है तो बच्चे जब पैदा हुआ तो उसकी शादी का साल हम बता देते हैं, तो शादी के बाद क्या होगा ये क्यों नहीं बता सकते? इसके लिए सामने वाले की पत्री की क्या जरूरत है? भाई जिसने भी आना है लाइफ में वो भी तो ऑलरेडी डिफाइंड है ना। वो डिफाइन है, लेकिन उसके प्लैनेट्स क्या रिएक्ट करेंगे आपके उसके प्लैनेट भी तो आपकी पत्री में देखने को मिलेंगे, अच्छा, क्योंकि वो वाइफ या हस्बैंड तो आप ही के बनने वाला है ना। बिल्कुल। तो उसके प्लैनेट तो आपके चार्ट में होंगे ही होंगे, उससे पता लग जाएगा। बीएनएन से आप अपनी 3 जनरेशन के बारे में जान सकते हो। अच्छा, आपकी ऊपर की जनरेशन, आप अपना खुद हो गए, एक आप आने वाले हो, आपका अगला जनरेशन जो है, 3 जनरेशन के बारे में तो क्लियर पहचान सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है इसमें देखने का। हम इसमें प्लैनेट के हिसाब से देखते हैं। बड़े भाई की जिंदगी कैसी होगी, शनि से देख लीजिए। छोटे भाई की जिंदगी कैसी होगी, मंगल से देख लीजिए। बहन की जिंदगी कैसी होगी, मरकरी से देख लीजिए। वाइफ की जिंदगी कैसी होगी तो वीनस से पता लग जाएगा। तो वाइफ तो आप ही की है। तो अगर मेरे पास मेल का चार्ट है तो उसकी वाइफ की जिंदगी अपने साथ कैसी होगी मैं देख नहीं सकता। यहाँ तक कि आपके हस्बैंड का प्रोफेशन कैसा होगा, क्या होगा, ये भी आप आराम से लड़की के चार्ट से देख सकते हो। ओके। और वैसा ही निकलेगा। और वो कैसे? बहुत आसान है। जब आप वीनस को देखोगे, लड़की है कोई, लड़की का चार्ट है, तो उसमें आप क्या देखते हो, हस्बैंड और हस्बैंड का प्रोफेशन। ठीक है, तो हस्बैंड हो गया मंगल, लड़की के चार्ट में मंगल हस्बैंड हो गया, मंगल का प्रोफेशन देख लीजिए, तो मंगल को असेंडेंट बना लीजिए, मंगल का प्रोफेशन पता लग जाएगा। ओके। तो आपका वुड बी जो है हस्बैंड जो होने वाला है उसका लाइफ कैसा होगा प्रोफेशनल, ये आप अपनी लड़की की चार्ट से देख सकते हो। इसके लिए लड़का आएगा, उसकी पत्री चाहिए, क्यों चाहिए, वैसे ही देख लो। तो बीएनएन में मैच मेकिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बिना मैच मेकिंग के हम सिखा देते हैं, बता देते हैं कि आपका आने वाला हस्बैंड या आपकी आने वाली वाइफ कैसी होगी। अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट हो और फेस रीडिंग आती हो तो आपके स्पाउस का चेहरा तक बनाया जा सकता है। अच्छा, जी हाँ, लंबा होगा, फेस चौड़ा होगा, गोल होगा, ओवल शेप होगा, सब पता लगता है। फेस रीडिंग का पार्ट है वो, लेकिन हम इसमें फेस रीडिंग इंक्लूड नहीं करते। फेस रीडिंग इज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। ओके। तो लेकिन पता लग जाता है, सब पता लग जाता है। इट मीन्स बीएनएन में आप अपने बारे में सब कुछ, आगे पीछे सब कुछ जान सकते हैं एट वेरी इजी पॉइंट्स। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में हमें क्लास शुरू करेंगे जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ मैरिज पे बेस्ड होगी। डिटेल्ड कोर्स होगा वो। ओके। उसमें हम सिर्फ शादी का टॉपिक ही लेंगे कि शादी कब होगी, कैसी होगी, चलेगी नहीं चलेगी, कौन से साल में होगी, या मैरिड लाइफ को लेके जितने भी इश्यूज हैं उन सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। वो मैरिज स्पेशल क्लास एक होने वाली है जो हम सितंबर में करने वाले हैं। ओके। तो जिसको भी एनरोल करना हो आप अपना ऐप पे जाइए, astrorajiv.com वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप उनकी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर सकते हैं। सर, एक नया कॉन्सेप्ट भी आया आजकल, लोग 2-2 शादियाँ भी करते हैं, 3-3 शादियाँ भी करते हैं, क्योंकि एक शादी से माइट भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, वो आउटकम नहीं मिल पाता, या जो मर्जी उनके कॉम्प्लिकेशंस के अकॉर्डिंगली। तो हम बीएनएन से ये प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि उनकी कितनी शादी होगी, कौन सी शादी उनकी चलेगी, और कैसा उनका पार्टनर, कैसा लाइफ रहेगी। 2 शादियां, मतलब पहली शादी हुई नहीं चली, डिवोर्स हो गया, और फिर दूसरी शादी हुई, दूसरी का भी डिवोर्स हो गया, फिर तीसरी शादी हुई, ऐसा आजकल होने लग गया। बिल्कुल। तो वो बीएनएन में बड़े आराम से आप देख सकते हो। एंड इट विल हार्डली टेक 30 सेकेंड्स टू प्रेडिक्ट कि आपकी पहली शादी चलेगी कि दूसरी चलेगी कि तीसरी चलेगी कि तीनों नहीं चलेगी। अच्छा। बिल्कुल 10 से 20 सेकंड लगते हैं, बहुत ज़्यादा वो तो 30 सेकंड। वैसे तो मेरा 1 मिनट प्रेडिक्शन है, लेकिन 1 मिनट इज़ टू मच, इतना भी समय नहीं लगता। आप आराम से देख सकते हो कि उसकी पहली शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, दूसरी शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, और तीसरी चलेगी कि नहीं चलेगी। बहुत आराम से आप देख सकते हो। अगर पहली शादी में डिवोर्स लिखा है तभी दूसरी शादी होगी, तो हम दूसरी शादी सिर्फ तभी देखेंगे जब पहली शादी ब्रेक हो रही होगी।
तो सबसे पहले क्या देखना है, फर्स्ट मैरिज का ब्रेक, कि वो ब्रेक हो रही है या नहीं हो रही है। उसमें हम लोग ज्योतिष में एक टर्म यूज करते हैं, देशकाल परिस्थिति। वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक देशकाल परिस्थिति नहीं देखोगे, आपको डिवोर्स के बारे में प्रेडिक्शन भी आपकी गलत हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वीनस के ट्राइन में केतु है या वीनस से नेक्स्ट हाउस में केतु है, तो ये डिवोर्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लेकिन अगर लड़की केतु का ही काम करती है, मान लीजिए लड़की चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मान लीजिए वो वकील है, मान लीजिए वो फैशन डिज़ाइनर है या आर्टिस्ट है, या कोई भी केतु का टैरो रीडिंग करती है, ज्योतिष करती है मान लीजिए, तो ऐसा कोई भी काम अगर वो कर रही है तो उसका डिवोर्स नहीं होगा। अच्छा। लेकिन अगर वो ये ऐसा कोई भी केतु वाला काम नहीं कर रही है तो डिवोर्स होने के चांसेस हैं। ऐसे में रेमेडियल पार्ट शादी बचा सकता है। ओके। आप रोज क्रोशिया करना शुरू कर दो, जिनका ये कॉम्बिनेशन है। जो लोग सुन रहे हैं वो सुने इसको ध्यान से, और अगर करना चाहें तो करें। वीनस और केतु सेम ट्राइन में होने चाहिए या वीनस के आगे केतु होना चाहिए। मैरिड लाइफ में परेशानी 99% तो होगी ही होगी, बल्कि 100% होगी। जहां नहीं होगी वहां पे वो लेडी केतु का कोई ना कोई काम कर रही होगी। केतु माला जपना नहीं है, बाल काटना भी केतु है। अच्छा। क्योंकि वो एक परफेक्शन चाहिए। आप नाई नहीं बदलते इतनी आसानी से, एग्जैक्टली। है ना। बाल कटाना सबसे, यार जरा से भी बाल खराब हो जाए तो हम कहते हैं यार इसको आता नहीं है, अगली बार हम नहीं जाते। क्यों? उसके पास स्किल नहीं है। हर एक के पास, जिसके पास कैंची है उसके पास स्किल थोड़ी है। कैंची है तो वो अलग बात है, लेकिन कैंची आपके साथ स्किल के साथ होनी चाहिए। आपके नीचे सर ऐसे कोई नहीं दे देगा बाल कटाने के लिए अगर आपके अंदर स्किल नहीं है तो। आप शुरू में विग काटते हो जब प्रैक्टिस होती है तो केतु स्किल है। कोडिंग आती है, स्किल है। जितने भी आईटी के बच्चे हैं सॉफ्टवेयर में कोडिंग करते हैं, ये तो कोडिंग जो है वो केतु है, ठीक है। केतु कोडिंग है, केतु क्रोशिया है। अब सारी चीज़ें तो आप नहीं कर सकते, आप कोडिंग नहीं कर सकते, आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं आती। तो आप एक काम करना शुरू कर दीजिए रेमेडी के तौर पे। आप सिर्फ 15 मिनट का रोज़ का मेडिटेशन ध्यान करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके चार्ट में वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है तो ये तो कोई भी कर सकता है ना। सही बात है। अगर वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है, आप रोज़ 10 मिनट का मौन धारण करना सीख लीजिए, 15 मिनट का मेडिटेशन करना सीख लीजिए, 2 सिलाइयाँ क्रोशिये की रोज़ बिनना शुरू कर दीजिए, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी। मैं अक्सर दाल चावल चीनी वाली रेमेडी नहीं बताता कि यहाँ दाल दे दो, यहाँ चावल दे दो, यहाँ चीनी दे दो, यहाँ पालक खिला दो, यहाँ ये कर दो। इनसे कुछ नहीं होता। बहुत ही रेयर केस में ये रेमेडीज़ काम करती हैं। 10 में से 2 को कर जाती हैं, 10 में से 8 को करे वो रेमेडी माने, जो 10 में से 2 को करे वो रेमेडी नहीं होती। बिल्कुल। ठीक है। तो मैं दाल चावल चीनी वाली रेमेडी नहीं बताता। मेरी अपनी रेमेडीज़ खुद डिज़ाइन की हुई हैं, वही बताता हूँ। और रेमेडी कैसे डिज़ाइन की जाए वो क्लास में बच्चों को सिखाता हूँ। ओके। अब बहुत से लोग हैं जो इंडिया में नहीं हैं, अब्रॉड में हैं। आप उनको बोलो शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, कैसे चढ़ाएंगे? वहाँ तो शिवलिंग है नहीं। आप बोलो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, आप विदेश में हनुमान जी कहाँ से ढूंढोगे? है ना। तो आपको अगर लॉजिक पता है कि इन रेमेडीज़ के पीछे का साइंस क्या है, तो आप अपनी रेमेडी खुद डिज़ाइन कर सकते हो। मैं क्लास में सिखाता हूँ कि रेमेडीज़ कैसे डिज़ाइन करें आप, है ना। आपको बोला शनिदेव को तेल चढ़ाओ, आपको जो ये है तो कनाडा में रहता हूँ मैं, कनाडा में कहाँ पे शनिदेव पे तेल चढ़ाऊँ? तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो मैं डिज़ाइन करना सिखाता हूँ क्लास में। अपनी रेमेडीज़ खुद डिज़ाइन कीजिए। आप देश किसी में भी रहते हो, आपको वो रेमेडी करने का मौका मिल जाएगा। बहुत आसान सी रेमेडीज़ होती हैं। तो हमारी ऑडियंस के लिए कुछ रेमेडीज़, और हमारी रेमेडीज़ पे बात हुई है तो नहीं, रेमेडीज़ के लिए मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, रेमेडीज़ ऑलवेज हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड। आपकी पत्री के हिसाब से ही रेमेडी होगी, बिना पत्री के रेमेडी मत कीजिए। कोई भी रेमेडी जो कॉमनली बोली जाती है कि सब लोग कर सकते हैं, वो गलत है। जैसे मैंने पिछली एक बार कहीं और भी बोला था, ये आपके यहाँ भी बोलता हूँ, सूर्यदेव को जल चढ़ाना रेमेडी है, सबके लिए नहीं है। जिसका सूर्य खराब है वो सूर्य पे जल चढ़ाएगा, उसको बीमारियां पकड़ लेंगी, परेशानियां पकड़ लेंगी, दिक्कतें पकड़ लेंगी। तो जिनका सूर्य खराब है वो सूर्यदेव पे जल नहीं चढ़ाए, जिनका सूर्य अच्छा है सूर्यदेव पे जल वही चढ़ाए।
अगर आपका खराब सूर्य है और आप जल चढ़ा रहे हो तो परेशानियां आपकी ज़िंदगी में बढ़ेंगी। कौन सी परेशानियां बढ़ेंगी? आपकी पत्री में जिस हाउस में सन बैठा है उस हाउस से जुड़ी परेशानियां बढ़ेंगी। आप चेक करके देख लो। मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा, मेरी मत मानो, टेस्ट करो, लग जाए तो मानो, नहीं लगे तो मत मानो। बिल्कुल सही। भाई जब सामने चीज हो रही है आपके, अगर आप कहो जी मैं इसको भी नहीं मानता, तो फिर तो आप अपने मालिक को आपको क्या बोला जाए। तो इनके जो इफेक्ट्स होते हैं लाइक पास्ट लाइफ कर्मा के जो इफेक्ट्स होते हैं, तो क्या वो भी हम बीएनएन से प्रिडिक्ट कर सकते हैं? बहुत कुछ देख सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इन्फो आपको मिलती जाएगी, जितना घुसते जाएंगे उतना क्लैरिटी आपको आती जाएगी। ओके, तो उसके लिए आपकी क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा, हाँ राइट? बिल्कुल। तो अगर आप लोगों को भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानना है और बीएनएन के बारे में और भी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो आप astrorajiv.com पे जाके वो इन्फॉर्मेशन जो आप सर की क्लासेस की इन्फॉर्मेशन है वहाँ से वो ग्रैब कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट अस। अगर कोई भी सजेशन है, कोई भी आप टॉपिक चाहते हैं हमारे साथ कि हम उस पर बात करें आगे अपने नए पॉडकास्ट में, तो आप प्लीज़ हमें वो सजेशन भी करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। बहुत मज़ा आता है हमेशा आपके साथ बात करके। थैंक यू। एंड ऐसे ही हम और भी नए नए टॉपिक्स के साथ और भी मिलते रहेंगे और भी बातें करते रहेंगे। ज़रूर ज़रूर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।